डॉक्टर सूर्य बालाजी हिंदी कथा जगत की ऐसी चमकता सितारा हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी इसके सिवा। टैक्सी ले आया, अमित की आवाज़ थी। बस 1 मिनट। मम्मी चौड़े काले जरीदार बॉर्डर वाली हरी सिल्क की साड़ी संभालते दरवाजे से बाहर आ गईं। टैक्सी में बैठने के साथ उन्होंने जूड़े में लगे सफ़ेद गुलाब को धीमे से छुआ और पल्लू कंधे तक खींचते हुए सीट पर गर्दन टिका दी। अमित ने दरवाज़ा बंद कर दिया तो उन्होंने मुस्कुराकर तराशे नाखूनों वाली 3 उंगलियां हल्के से हिला दी। टाउन हॉल, और ड्राइवर ने एक झटके के साथ एक्सेलेटर दबा दिया। मैंने रेलिंग पर खड़े खड़े टैक्सी को नाजिर साहब वाले नुक्कड़ से मुड़ते देखा है, वही जहां उनके अहाते के कोने वाला बड़ा सा खूब छतनार अकेसिया का पेड़ है। अजीब है ये पेड़ भी, दिनों दिन इसकी शाखें घनी और लंबी होती चली जाती हैं और ज़्यादा जगह घेरती हुई, इतनी कि इसके साए में कोई पेड़ पौधा उग ही ना सके। मुझे आश्चर्य होता है, हमेशा जब मम्मी की टैक्सी नुक्कड़ से गुजरती है मेरी दृष्टि अनजाने इस पेड़ पर क्यों टिक जाती है। नाजिर साहब के अहाते में और भी तो कितनी फूल क्यारियाँ हैं, पर मैं सबसे अलग थलग इस पेड़ की छाया में एक पूरी गोलाई में घिरी ऊसर बंजर जमीन के टुकड़े को देखती रहती हूँ, जहाँ इस पेड़ का साया कुछ भी उगने नहीं देता। मितू बेटे, पापा आ गए हैं। मैं सरसराती हुई नीचे आ जाती हूँ। जी पापा, चाय लाऊं? पापा की दृष्टि कुछ अंदाजती है, फिर इशारे से मम्मी के बारे में पूछते हैं। मेरे कहने पर शांत भाव से चाय लाने को कह देते हैं। तूने पी? मैं हाँ कहकर सिर हिलाती हूँ। आधा कप और पी ले मेरे साथ। मैं भागकर अपने लिए प्याला लाती हूँ। फिर पापा अमित के बारे में पूछते हैं। मैं बताती हूँ, शायद मम्मी के लिए टैक्सी लेने के बाद आनंद के घर चला गया। अच्छा ठीक है। पापा कुछ क्षण चाय के प्याले को तश्तरी में तरह तरह से घुमाते रखते हैं, फिर एक ओर सरकाकर अखबार तलाश लेते हैं। अखबार में कुछ नयापन न लगने पर, क्योंकि वो उसे सुबह ही पढ़ चुके हैं, चुपचाप उठकर उधर अपनी चप्पलें ढूंढने लगते हैं। जरा टहलाऊं हैं? टहलकर आ भी जाते हैं। मितू बेटे, एक लाल नीली पेंसिल देगी क्या? पेंसिल लेकर जाती हूँ तो अलमारी के पास हाथ पे पजामा लिए नाड़ा निकालने के लिए परेशान हैं। मुझे देखकर हिचकिचाते हुए कहते हैं, देख तो जरा, ये नाड़ा नहीं निकल रहा है। लाइए, मैं झट निकाल लाती हूँ। मैं हंसती हुई पजामा लेकर जाती हूँ। नाड़ा डालते हुए चौंक कर देखती हूँ। पजामे की 1-2 जगह सिलाई खुलने पर गूंथ कर अनगढ़ी सी सिलाई की गई है। छोटी थी ना तो पापा जब देखो हंसते खिजाते रहते। एक खेल तो उन्हें खास तौर से पसंद था। बाहों में मेरी नन्ही सी गर्दन समेटकर सिर से सिर सटाकर झूम झूम कर गाते, हम तुम गुइयाँ मछली की चुइयाँ, अपने ब्याह में बुलाना गुइयाँ, कढ़ी भात खिलाना गुइयाँ, और ज़ोर से गुदगुदा देते। मैं खिलखिला पड़ती, लेकिन मम्मी खींच जाती। बार बार वो पापा से कहती, ये बहुत ही बेतुकी कविता है, इरिटेटिंग। न शब्दों का कोई तुक है न अर्थ, और इस चुइयाँ का क्या मतलब होता है। पापा मज़े से कहते, जब कोई चीज़ बिना मतलब के मज़ा दे रही हो तो मतलब जानना ज़रूरी है क्या। मम्मी सधे शब्दों में कहती, वो तो है ही, निरर्थक शब्द पर एक शिक्षित और समझदार कैसे हंस सकता है। पापा हंस पड़ते। मान गया, मैं मूर्ख तुम विद्वान। मम्मी नाम मात्र को ही मुस्कुराती, फिर टोक कर कहती, विद्वान नहीं विदुषी। लेकिन आप ही बताइए, ये गुइयाँ चुइयाँ और कढ़ी भात वाली कविता मितू की मानसिकता से जरा भी मेल खाती है कहीं? मेरे खेल में खलल पड़ जाता था। एक बार तो मैं झल्ला कर बोली, तुम मेरे और पापा के खेल के बीच में हमेशा क्यों टोकती हो? मम्मी सन्न, खड़ी खड़ी ही अपमान से तिलमिला उठी, फिर क्षोभ और आक्रोश से भरकर बहुत कुछ कहती रहीं कि अपने घर में अपने बच्चों से ऐसी उद्दंडता की कल्पना तक नहीं कर सकती थी। बच्चों में जो संस्कार वो डालना चाहती थीं उसके ठीक उल्टे पड़ रहे हैं, और इन दूषित संस्कारों का परिणाम खुद बच्चों को नहीं, उन लोगों को भी भोगना पड़ेगा। फिर वो जान पहचान के बहुत से लोगों के बच्चों का उदाहरण देती रहीं कि फलां के बच्चे इतने मैनरली बात करते हैं, इतनी नर्सरी राइम्स उन्हें याद हैं, और इस तरह ठीक समय पर होमवर्क करते हैं, जबकि उनके बच्चों
यानी मैं और अमित को खुद किसी काम की याद ही नहीं रहती। खाने, सोने, पढ़ने, किसी चीज़ का समय ही निश्चित नहीं। पापा ने इस लंबे कथन के बीच ही मुझे उतार कर गंभीर व शांत स्वर में कहा था, मीतू बेटे, मम्मी ठीक कहती हैं, आपको स्कूल का होमवर्क और पढ़ाई समय से करनी चाहिए। मेरे कहने पर कि होमवर्क तो मैंने कभी का कर लिया, पापा आश्वस्त हो गए, लेकिन प्यार से बोले, फिर भी और पढ़ाई करो, मम्मी कह रही हैं ना। और चेहरे पर कोई विकार लाए बिना वो अखबार उठा लेते। मम्मी शायद इसे ही अपनी हार समझती। इतना कुछ तो उन्होंने कहा जो अपने आप में काफ़ी जटिल और महत्वपूर्ण था, जिस पर काफ़ी कहने, सुनने और बहस करने की गुंजाइश थी। उसका इतना आसान हल निकाल लिया गया। इतनी शांति, इतनी मुलायमियत से पापा की सहजता मम्मी को अंदर से कहीं अस्थिर बना जाती। उनके लिए जैसे कोई रास्ता ही ना बचा रहता। कोई सूत्र न मिल पाने पर वो अपनी सफाई देने लगती कि बच्चे उनके दुश्मन तो हैं नहीं, उनके भले के लिए ही टोकती हूँ, थोड़ी सख्ती तो ज़रूरी है ही। ये अपने आप को संतुष्ट करने की उनकी जी तोड़ कोशिश होती। पापा के ऊपर जाने कब एक तितली बैठ गई होती और वो खुश होकर मुझे, अमित को बुला लेते, मीतू जल्दी आओ, मैंने एक तितली पकड़ी है। मिट्ठू, अब भी पापा कभी कभी भूल से पुकार लेते हैं तो लगता है किसी बहुत लंबी, बहुत सूनी सुरंग से आवाज़ आ रही है। नहीं तो पहले जहाँ कोई मेरा नाम पूछता, चट से कह बैठती, माई नेम इज़ अमृता उर्फ मिट्ठू। मम्मी झेप कर कहती, ये मिट्ठू ऐसे ही जोड़ लिया करती है, ऐसे ही कहाँ से जोड़ लेती थी। पापा का दिया बाकायदा मेरा नाम था, जिसे प्यार में सराबोर होकर वो बुलाते थे। और भी ज़्यादा लाड़ आता तो मिठुआ कहते थे। उनका क्या, वो तो रोज़ ही एक दो नए नाम ईजाद करते, एक से एक मज़ेदार और मौलिक नाम। अमित को भी कभी अम्मू तो कभी मोती और नहीं तो मोटू। हर नए नाम के साथ जाने कितने अनाम रिश्ते हमारे और पापा के बीच जुड़ते चले जाते। मम्मी उसी तरह चालू तौर से मुस्कुरा देती तो पापा हंसते, यार तुम कैसी कवि हो, तुम्हें सुंदरता की परख ही नहीं है, ज़रा गौर करो, मिट्ठू में जो मिठास है वो अमृता में है कहीं। अरे कवि लोग तो। मम्मी तड़प कर बीच में ही वाक्य काट देती, यहाँ कविता वाली बात कहाँ से आई। कितनी बार तो कहा है, मेरी यूं ही डायरी लिखने की आदत है, वही कुछ लिखती हूँ, आप उसे यूं ही कविता से जोड़ देते हैं। जरूरी तो नहीं कि जो कुछ लिखती हूँ वो कविता ही हो। पापा भौचक से उन्हें देखते और समझने की कोशिश करते। नहीं, मम्मी लिखती जरूर थी, पर सबसे छिपा कर। कभी चुपचाप सबके अनजाने लिखती होती और हम में से कोई पुकार देता तो जल्दी से डायरी किताबों के नीचे छिपा कर उठ जाती। सबके सामने कभी ये स्वीकारती न इस संबंध में कोई बात करना ही उन्हें पसंद होता। पर इतना स्पष्ट था कि जब वो हम सबके अनजाने अपनी डायरी पर झुकी होती और हम में से कोई पहुंच जाता तो उनके माथे की रेखाएं और भी खिंच जाती। प्रकट में कुछ न कहकर भी किसी न किसी दूसरी बात पर खींचती रहती, लेकिन ये भी न स्वीकारती कि हमने उन्हें डिस्टर्ब किया है। यूँ वैसे भी दिन भर की अपनी समूची दिनचर्या में समय समय पर थोड़ा हंस देने या मुस्कुराने के बावजूद वो ज़्यादातर अस्थिर, अशांत ही बनी रहती। कारणों में कभी मेरी, मितू की किताबों का तितर बितर पड़े रहना, कभी पापा की चप्पलों का स्टैंड की जगह ड्राइंग रूम के स्टूल के नीचे होना, कभी महरी पतीले की तली में लगे घी तेल की चिकनाहट ठीक से साफ न करती, कभी धोबी कलफ के लिए गई साड़ी में केवल इस्त्री करके ले आता। इसके अतिरिक्त भी कभी बड़ियों में लगी फंगस से, कभी सीले मसाले, कभी फट गया दूध। पापा सुनते और सहज भाव से हंसते हुए कहते, तो क्या हुआ, एक दिन बिना दूध की चाय पी लेंगे, और अखबार उठा लेते। लेकिन मम्मी स्थिर नहीं हो पाती। वैसे ही हमारे होमवर्क को लेकर, कॉपियों में मिले रिमार्क को लेकर, कोनों में लगे मकड़ी के जालों, अस्त व्यस्त ड्राइंग रूम के गंदे हो गए कवरों और ख़त्म हो गए राशन को लेकर परेशान होती रहती। हमेशा अशांत, असंतुष्ट, बहुत कुछ कर पाने की ख्वाहिश और उससे बहुत कुछ कम कर पाने की लाचारी के कारण ही शायद। पापा के साथ बातचीत के दौरान कुछ उदास से स्वर में अक्सर उन्हें कहते सुना जाता था, ये भी क्या ज़िंदगी है हम लोगों की, सुबह से रात तक झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, खाना बनाना, खिलाना, बच्चे पालना और सो जाना। एक एक दिन जैसे भाड़ में झोंकते चले जाना, फिर खुद ही अपनी बात संभालने की कोशिश करती। ये केवल अपने आप की नहीं, ज़्यादातर लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बात कर रही हूँ। कितनी उबाऊ, एकरस, सपाट। पापा आहत होते,
लेकिन अपनी चोट छिपा उल्टे सहानुभूत भरे स्वर में कहते, क्या करोगी, तुम्हारे ही ऊपर हम सबका भार जो है, सारी जिम्मेदारियाँ। लेकिन मैं जरा औसत किस्म का आदमी हूँ ना। वो हंस देते। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। ऑफिस से लौटने पर सबसे बड़ा सुख मुझे तुम्हारे 2 बच्चों के बीच मिलता है। बहुत बड़ा सुख, बहुत बड़ा सुकून। फिर कुछ ठहर के अपने को रोक ना पाते। तुम्हें क्या मुझे और बच्चों को लेकर ऐसा नहीं लगता? लगता क्यों नहीं, लेकिन ये सब तो हर एक की ज़िंदगी की आम बातें हैं, और फिर इन सब में एक सीमा तक ही सार्थकता ढूंढी जा सकती है। और एक दिन मम्मी को उस दूसरी सीमा में प्रवेश मिल गया था, अचानक एक पत्रिका से उनके गीत की स्वीकृति के रूप में। फिर ये सीमा रेखा फैलती चली गई। बहुत जल्दी ही उन्हें गोष्ठियों, काव्य संध्याओं से बुलावे आने लगे। पहली बार के निमंत्रण पर ही मम्मी ने जी तोड़ अभ्यास किया था, शब्द से अधिक स्वर को साध कर। स्कूल कॉलेज में संगीत उनका विषय रहा था, और स्वर से अधिक अपने समूचे स्वरूप को निखार कर वो जिस सज्जा के साथ मंच पर उतरी थीं, उससे पूरा मंच चकाचौंध हो गया था। बस उस दिन से ही वो काव्य मंच का प्रमुख आकर्षण बन गई थी। और इन सब के साथ साथ हमारी सीमाएं सिकुड़ती चली जा रही थीं। अब स्कूल से बैग लटकाए थके थकाए लौटने पर मम्मी दरवाजे पर न मिल पाती। खाना खुद किचन से लेकर खाना पड़ता, खुद कपड़े तह कर करके रख और बदल लेने होते। छोटी मोटी उधड़ी सिलाई और बटन वगैरह टाँकना भी आने लगा। मम्मी अपने बच्चे समय में हमारे साथ जब भी होती हमें उत्साहित करती, शाबाश, अच्छे जिम्मेदार बच्चे ऐसे ही होते हैं। अपना काम खुद करना सीखोगे तो कभी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। सवाल नहीं समझ में आ रहा है? खुद कोशिश करो, 2 बार 3 बार 4 बार। मैथ्स तो अभ्यास की चीज़ है। अब दीवारों के कोनों में जाले भी लगे रह जाते, बर्तनों में चिकनाई भी, हमारी कॉपियों में कभी कभी रिमार्क भी मिल जाते। मम्मी के पास झींकने खींचने और परेशान होने का समय ही नहीं रहता। होमवर्क के लिए अक्सर कहती, बेटे मैं बहुत व्यस्त हूँ, पापा आए तो पूछ लेना, या अभी नहीं 1-2 घंटे बाद पूछना। धीरे धीरे अमित ने सम्स का नाम लेना ही छोड़ दिया। क्लास के किसी लड़के की कॉपी से उतार कर टीचर को दिखा देता और बदले में उसे अपना लंच खिला देता। बाद में पता चलने पर मम्मी को बहुत फील हुआ था कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका बेटा ऐसा काम करेगा। आम घरेलू मम्मियों की तरह न उन्होंने अमित को 2 चांटे लगा आइंदा ऐसा न करने की हिदायत की थी, न पापा के सामने चीखी ही चिल्लाई थी। बस खाने की मेज पर एक एक शब्द तराश तराश कर सैद्धांतिक व गंभीर लहजे में बोलती रही थी, जिसका आशय यही था कि ये केवल जरा सी शरारत या बेईमानी नहीं है, ये बच्चे की दूषित मनोवृत्ति को प्रदर्शित करने वाली घटना है, जिसे ऐसे ही नहीं टाला जा सकता। फिर उन्होंने तमाम बड़े बड़े लोगों के बचपन की मिसालें दी थीं कि कैसे वे बड़े बड़े लोग बचपन में फेल हो गए थे, लेकिन उन्होंने नकल नहीं की, बेईमानी नहीं की, धोखाधड़ी नहीं की। और आज उनका बेटा। पापा ने एक बार कहना चाहा कि हर इंसान बचपन में कभी ना कभी ऐसी भूल करता है और बच्चे की जरा सी बात को इतना तूल देना ठीक नहीं। पर मम्मी सपाट लहजे में तड़प उठी थी, जिसका मतलब था कि ऐसा ही बेफिक्र और गैर जिम्मेदार दृष्टिकोण बच्चों को और भी बढ़ावा देता है। वो जानती थी। मेरा ख्याल है अब उठा जाए। मम्मी चौंकी थी, पर कहने के बाद भी पापा एकदम सहज हो गए थे। पापा ने मुझसे या अमित से एक शब्द भी नहीं कहा था, बस अमित का मुंह बिगड़ता देखकर थपथपा दिया था। लेकिन उस दिन के बाद से पापा जैसे तैसे समय निकाल कर हम दोनों को किताब कॉपियों सहित अपने पास बुला लेते, हमारी कॉपियाँ देखते, जो कुछ बन पड़ता पूछते समझाते और अंत में अक्सर कुछ ना कुछ खेलते। अमित ने फिर किसी लड़के की कॉपी से सवाल नहीं उतारे। हाय पापा। हाय मितू। पापा जिस ढंग से हाय कहते हैं उसे सुनकर ही बड़ी जोर की हंसी आ जाए, पर मुझे मालूम है कहते भी वो मुझे हंसाने के लिए ही हैं। ये आप किचन में क्या कर रहे हैं? राधा आज नहीं आई क्या? आई थी। और मम्मी हैं वो भी? पापा ने स्टडी रूम के बंद दरवाजे की ओर हल्के से इशारा किया। उन्हें कुछ ज़रूरी काम करना था ना, मैंने सोचा चलो कुछ नए तरीके से वक्त काटा जाए। खाना खाया आपने? खाऊंगा ना अभी तेरे साथ। गुड। मैं उछल पड़ी। पापा ऐसा करते हैं, अमित का भी हाफ डे है, आता ही होगा, साथ साथ खाएंगे। अमित सचमुच ही जल्दी आ गया। फटाफट किचन में ही 2 चुल्लू पानी डालकर मेज पर आ विराजा।
हफ्तों के भुक्कड़ की तरह। पापा को देखा तो एक क्षण चौंका। पापा आप? फिर जैसे स्वयं ही उसको याद आ गया। अच्छा अच्छा, नाइट शिफ्ट हो गई है आज से। फिर उसके मुंह से मम्मी निकला, जिसे सुनते ही मेरे और पापा के हाथ एक साथ स्टडी की ओर उठ गए। अमित का ऊंचा स्वर अपने आप धीमा पड़ गया, एकदम जैसे एक सपाट सी सन्नाटे की चादर खिंच गई हो। पर जल्दी ही अमित उसे तोड़ डोंगे उठा उठा कर अपनी प्लेटें दाल भाजी से भरने लगा। तभी पापा किचन से एक बड़ा सा डोंगा उठाकर आते दिखे। मेरे और अमित के चेहरे पर उगे एक से सवाल का अंदाज लगा। बच्चों की तरह थोड़ा खुश होते, थोड़ा शर्माते हुए बोले, आज मैं तुम लोगों को एक सरप्राइज़ दूंगा। देखो मैंने क्या बनाया है। वाह! मैंने और अमित ने उछलकर हाथ मिलाया, लेकिन ढक्कन खोलने चले तो बच्चों की तरह ही हठीले सुर में पापा बोले, नहीं अभी नहीं, खाने के बाद। खाने के बाद ढक्कन खुला तो देखकर जोरों की हंसी आ गई। सूजी का हलवा अपनी समझ में पापा ने बड़ी मेहनत से बनाया था। काफ़ी घी, काफ़ी चीनी और सूजी भी दिल खोल कर डाली थी। ऊपर से जाने कहाँ से किशमिश नारियल ढूंढकर बाकायदा सजाने की कोशिश भी की थी। केवड़े और इलायची की सुगंध ज़ोर शोर से आ रही थी, पर देखने से साफ पता चल रहा था कि सूजी ठीक से पक नहीं पाई। अच्छा बना है, अमित किसी तरह निगलते हुए बोला, लेकिन चखने पर पापा की भी समझ में आ गया। बुझे मन से बोले, ठीक भुन नहीं पाया है ना, कच्चा सा है, जाने दो मत खाओ। नहीं तो, मैंने उनका उत्साह बढ़ाया। लेकिन आपने बनाया कब? अमित ने तारीफ का दूसरा माध्यम ढूंढा। नाइट शिफ्ट में सारी रात जागने के बाद तो कितने थके रहे होंगे, सोए नहीं आप? नहीं, आने के साथ तो हमेशा की तरह पड़ा रहा था, लेकिन घंटे भर बाद चाय नाश्ते के लिए उठा तो उसके बाद नींद नहीं आई। तब से इधर उधर करता रहा। मतलब आप खासे बोर हुए? मम्मी क्या सुबह से ही स्टडी में? ना नहीं, पापा ने मेरा वाक्य बीच में ही काट दिया। मैं जगह तो घर में ही थी, चाय नाश्ता वगैरह भी टेबल पर रख दिया था। मैंने ही कहा तुम जाकर अपना काम कर लो, मैं आराम से पेपर पढ़ते पढ़ते चाय पीता रहूँगा। दरअसल मुझे तो कायदे से इस समय तक सोना चाहिए था। यह भी पापा का एक शौक़ ही है। जी जान से ये साबित करने की कोशिश की कि वो कहीं भी अकेले नहीं, सब कुछ ठीक ठाक ही तो है। इस बेहद सजग, बेहद सतर्क शब्दों को इकट्ठा कर पापा एक नया सच गढ़ना चाहते हैं। इतने बड़े पापा, उन्हें समझाया भी तो कैसे जाए कि सच कभी गढ़कर नहीं बनाया जा सकता। लेकिन आप सोए भी तो नहीं? वही तो, नींद ही नहीं आई। फिर एक झूठ, लेकिन लाचार स्वीकार। ये भी कैसी लाचारी है, अपने को खंड खंड विभाजित करते चले जाने की, खुद अपने आप से ही अपने आप को छिपाने की, कतराने की और सच के नाम पर ढेर सारे भ्रम पालते चले जाने की। लाचारी ही तो है। अमित भी क्या कुछ कम भ्रम पालता है? पापा को इस लाचारी से उबारने की कोशिश में वही कच्चा हलवा निगले जा रहा है, साथ साथ तारीफ भी करता जा रहा है। वाह, अच्छा बना है, मुझे इलायची का फ्लेवर पसंद है। मुझे पता चल गया था दूसरे दिन ही। रेसेस के बाद भी काफ़ी देर तक स्टाफ रूम में चहल भरी खिलखिलाहटें और बधाइयों की आवाज़ें आ रही थीं। शोभा शर्मा ने भी क्लास में आकर न्यूज़ बुलेटिन प्रसारित कर दिया था। पॉलिटिक्स वाली बहल बहन जी के हस्बैंड का प्रमोशन हुआ है। स्टाफ रूम में समोसे रसगुल्ले उड़ रहे हैं। अभी खिड़की से झांक कर आई हूँ। सनसनाता हुआ एक तीर जैसे मुझे सुन्न करता सा निकल गया था, जिसके घाव से नहीं, आतंक से मैं अंदर, बहुत अंदर तक घुटती चली जा रही थी। सारे दिन वही तीर मस्तिष्क के चारों ओर लगातार सनसनाता रहा। तो मिस्टर बहल अब एग्जीक्यूटिव ग्रेड में आ गए हैं, पापा के नीचे से पापा के बराबर, और अब पापा से एक ग्रेड ऊपर। लौटी तो पापा घर पर ही थे। मुझे देखकर कंधा थपथपाकर वैसी ही जीवटता से मुस्कुरा दिए थे। घर में किसी को कुछ भी नहीं बताया था उन्होंने। हमेशा की तरह ही अकेले चुपचाप पेपर पढ़ते पढ़ते चाय पी ली। मम्मी से कहा था कि वो जाकर अपना काम करें। शायद इसके अतिरिक्त वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। एक रास्ता था, स्टडी में अपने चारों ओर बिखरी किताबों, कागज़ों और डायरियों में व्यस्त मम्मी को आवाज़ देते, जो वो कभी नहीं देते थे। मम्मी कागज़ों को एक ओर सरका कर उठती, दरवाजे तक आकर व्यस्त लहजे को जरा संभालते हुए पूछती, आपने बुलाया? हाँ। क्या बात है? नहीं, इस सपाट सवाल के जवाब में कैसे कहा जा सकता है कि आओ जरा मेरे पास बैठो, या कि जानती हो बहल का प्रमोशन हो गया। इसके सिवा क्या कुछ भी नहीं हो सकता था?
क्या ये नहीं हो सकता था कि पापा की घंटी बजाने पर मम्मी ही उन्हें इतनी फुर्सत होती, मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोलती और प्रत्युत्तर में मिली उनकी बुझी मुस्कान देखकर बिना कुछ पूछे ही उस समूची चोट को अपने अंदर समेट लेती। उन्हें कोई दिलासा ना देती, ना कुछ समझाती, बस उन्हें एक प्याला चाय थमा देती, पजामे का नाड़ा देख देती, चप्पलें ढूंढ देती और इन सब के साथ सबसे बढ़कर उनके पास बनी रहती। तब पापा शायद इतने अकेले ना होते, शायद कुछ कह पाते और उनके अंदर का घाव बहकर बहुत बड़ी राहत दे जाता। लेकिन ये दृश्य तो पापा की ज़िंदगी से पूरी तरह कट चुका है। दरवाजे पर टैक्सी खड़ी देखकर मन ही मन अंदाज़ लगाने की कोशिश करती हूँ, मम्मी बाहर से आई होंगी या बाहर जा रही होंगी। अंदर जाते ही जल्दी जल्दी बैग में नोटबुक, पेन, कागज़ डालती मम्मी कह पड़ती हैं, अरे आ गई मीतू, ज़रा मेरी नीली वाली छोटी डायरी देना तो, टेबल पर ही होगी, 2 रुमाल भी प्लीज़, 1 बूंद सेंट डालकर, ठहर सेंट की शीशी ज़रा मुझे भी पकड़ा देना, आज ज़्यादा ही लेट हो गई, ऊपर से गले में इतनी खराश हो रही है कि बस। जाते जाते मुड़ती हैं, इंतज़ार मत करना। मैं सेंट की शीशी वापस लेती हुई स्वीकृति सूचक से हिलाती हूँ। दरवाजे तक पहुँचकर उन्हें सहसा याद आता है, मीतू तुम चाय बनाकर पी लेना, खाने को देख लेना, शायद कुछ हो नहीं तो बाज़ार से मंगा लेना। ओके ओके। स्कूल से लौटी थी तो सचमुच जोर की भूख लग रही थी, पर अब ना चाय बनाने की इच्छा हो रही थी, ना किचन में जाकर एक डिब्बे से दूसरा डिब्बा ढूंढ टटोल कर कुछ खाने की। वैसे ही आकर रेलिंग पर खड़ी हो गई। मम्मी की टैक्सी नाजिर साहब वाले अहाते से मुड़ रही है, उसी घने सायेदार पेड़ के पास से, जिसकी शाखें इतनी लंबी, घनी और सायेदार हैं कि उस पूरे साये में कुछ उग ही नहीं पाता। शुरू शुरू में मम्मी पापा के साथ स्कूटर पर जाया करती थीं। पापा कितने भी थके होते, खुश खुश तैयार हो जाते। अक्सर तो जैसे रहते वैसे ही बुशर्ट डालकर उठ खड़े होते, पर मम्मी के टोकते टोकते कायदे से ड्रेसअप होकर जाने लगे। रास्ते में जो भी मिलता फौरन बड़े तपाक से कवित्री पत्नी का परिचय कराते। मम्मी ऊपर से आंखें तरेरती, अंदर से गदगद हो जाती। फिर कहीं कहीं से कारें भी आने लगीं। 1-2 बार इधर से जाने वाले लोग मम्मी को अपनी गाड़ी या टैक्सी में लेकर भी चले जाते, पर ऐसा कम ही होता। पापा अधिकतर खुद अपने साथ ही लेकर छोड़ आते। अपने साथ ले जाना उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता। उस दिन पापा नाइट शिफ्ट के बाद दोपहर में सो रहे थे। मम्मी तैयार होने के बाद किसी काम से ड्रॉअर खोल रही थी तो पापा की नींद खुल गई। उन्होंने अचकचा कर देखा था, क्या जाना है कहीं? कहाँ? सिविल लाइन से थोड़ा इधर ही। कब तक पहुँचना है तो 3:30 बजे से। अरे, पापा चौंक कर उठे, 3 तो बज रहे हैं, सिविल लाइन्स तो दूर है, मुझे बताना था। आप सारी रात नाइट ड्यूटी से थके हैं, आराम कीजिए, मैं चली जाऊंगी। अरे वाह, ऐसा भी क्या, छोड़ आता हूँ तुम्हें। पापा उठ गए थे। मम्मी को जैसे कुछ याद आया, आपको मिस्टर राघवन, जो पापा के बॉस हैं, के बंगले पर भी तो जाना है। तो क्या वो तो उधर ही पड़ता है? पापा हैंगर पर टंगी बुशर्ट उतार चुके थे। मम्मी एक क्षण के लिए रुकी, फिर जल्दी से कह गई, नहीं रहने ही दीजिए, मैं अमित से टैक्सी बुलवा कर चली जाती हूँ। इस तरह उतना ठीक भी नहीं लगता ना। ना कोई लपट दहकी थी, ना कोई चिंगारी, बस जैसे तारों से होता हुआ बिजली का अदृश्य करंट पल भर में सब कुछ जलाकर राख कर गया हो। पापा वैसे ही हैंगर पर टंगा बुशर्ट थामे खड़े रह गए थे, फिर तुरंत बोले थे, हाँ हाँ ठीक है, और हैंगर वापस अलमारी में टांग आए थे। मैंने चाय का कप पकड़ाया तो वो भी इस तरह फ़ौरन थाम लिया जैसे कहीं कुछ गुजरा ही नहीं, और गुजरा भी तो समझ लिया कि एक और सच था जिस पर समय की स्वीकृति की मोहर लग गई। बस वैसे भी देखें तो सच झूठ, उचित अनुचित, सक्षम अक्षम जैसा कुछ भी नहीं, वही सब सच, उचित और सक्षम हो जाता है जिस पर समय की स्वीकृति की ये मोहर लग जाती है। तभी तो समय के साथ साथ सच बदलते रहते हैं। इन सब को लेकर पापा कभी किसी से कुछ कहते नहीं थे, खुद अपने आप में स्वीकार किया करते थे, जैसे उस दिन। मैं किताबों की अलमारी के पिछले कोने में पड़े पापा के कॉलेज और यूनिवर्सिटी के समय के जीते गए हॉकी, टेनिस, फुटबॉल आदि के कप शील्ड उठाकर पॉलिश कर चमकाने लगी थी। पापा किसी कोने से 1 कप चाय की फरमाइश करते मेरे पास आ गए थे, लेकिन कपों पर दृष्टि जाते ही उनकी फरमाइश आधे पर टूट गई थी। उनकी चौंकी हुई दृष्टि में एक बहुत गहरा सदमा समाया था। फिर संभाल कर अपने को सामान्य करते हुए बोले, अरे
ये सब किस कबाड़ खाने से उठा लाई बेटे, जा वहीं रख दे। कबाड़ खाना? ये आप क्या कह रहे हैं पापा? ज़रा सोचिए, जब चीफ गेस्ट से हाथ मिलाते हुए आपने ये इंटर यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप का कप थामा होगा। लेकिन मैं रुक गई थी, शायद इसलिए कि पापा की आंखों की तड़प मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाई थी। अपराध बोध से मेरी आंखें झुक गई थीं। मैंने इस प्रसंग की उद्भावना ही क्यों की? मालूम तो है, पापा स्कूल कॉलेज के दिनों से बहुत अच्छे विद्यार्थियों में रहे हैं। पढ़ाई, खेल, तैराकी, डिबेट ऑलराउंडर कहे जाते थे। एमएससी करने के बाद सर्विस भी अच्छी ही मिली। बेरोजगारी और मंदी के उस दौर में भी अपने घर की नाजुक स्थिति को देखते हुए जल्दी से जल्दी कहीं नौकरी का जुगाड़ उनकी लाचारी थी। फिर फ्रेश एमएससी होते हुए भी उन्हें विदेशी फर्म में चार्ट हैंड की सर्विस मिल गई थी, और ऊपर से तमाम आश्वासन कि ज्वाइन कर लो, डिग्री और काबिलियत दोनों तुम्हारे पास हैं, सहारा मिल गया है, खटाखट सीढ़ियाँ चढ़ जाओगे। पापा हौसले और उमंग से भरे कभी कभी हिसाब लगाते। 3-3 साल में भी एक एक प्रमोशन मिले तो 6 साल में एग्जीक्यूटिव ग्रेड में आ जाऊंगा और तब सबसे पहले कार लूँगा। पापा को इतना सोच लेने का हक था, क्योंकि साल पूरे होने के साथ ही उन्हें डबल इंक्रीमेंट की खुशखबरी सुनाते हुए मिस्टर गुप्ता ने उनकी पीठ ठोकी थी। शाबाश, एक्सीलेंट वर्क। कंपनी में अगर प्रमोशन के लिए 3 साल की सर्विस की शर्त ना होती तो मैं तुम्हें इसी साल प्रमोट कर देता। लेकिन दूसरे साल मिस्टर गुप्ता की जानलेवा विमान दुर्घटना के साथ ही पापा को सारा माहौल धुंधलाता नजर आने लगा था। चारों ओर मैनेजर की कुर्सी को लपक कर हथिया लेने की होड़ लग गई थी। हर कोई हर किसी का सुराग ले रहा था, हर किसी पर घात लगा रहा था और एक दूसरे को अंदाज रहा था। सब अपनी अपनी दूरदृष्टि आजमाने में व्यस्त थे और पापा इन सबसे अलग सिर्फ काम किए जा रहे थे। जीत अरोड़ा की हुई थी और कुर्सी के साथ ही उस पर मजबूती से टिके रहने के लिए उन्हें कपूर, बहल, तनेजा और बत्रा जैसे कुछ संतरियों की ज़रूरत महसूस हुई थी। कुछ साल ऐसे ही गुजरे। अरोड़ा के बाद शर्मा आए तथा इस बार उनके सजातीय कुछ और लोग कैरियर प्रमोशनों के लिए छांटे गए। पापा हतबुद्धि से तेजी से पलटते चले जाने वाले पासों का खिलवाड़ देखते रहे। इन पासों में उनका ही पासा था जो हमेशा गलत नंबर पर ही रुकता था। लोग सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते गए और हर किसी के चढ़ने के साथ पापा अपनी जगह खड़े खड़े भी एक एक सीढ़ी नीचे आते गए। उनकी पैंटों की क्रीज लड़खड़ाने लगी, बुशर्ट की आस्तीनें झूलने लगीं, पर चूंकि उन्होंने कभी किसी ऊपर जाने वाले का रास्ता रोकने की कोशिश नहीं की थी और चुपचाप अपने काम में लगे रहे थे, इसलिए करीब करीब सभी उनकी कर्तव्यपरायणता, योग्यता एवं ईमानदारी की साख मानते रहते थे। और चूंकि इन चीज़ों को छोड़कर और किसी दृष्टि से पापा फायदेमंद नहीं थे, इसलिए उन्हें उनकी योग्यता तथा ईमानदारी की साख के सहारे ही छोड़ दिया गया था। मीतू बेटे, मैं अपनी शर्ट शायद कल अलमारी से लाना भूल गया। अमित, देखना कहीं तुम्हारे कपड़ों में मेरा पायजामा तो नहीं है। मीतू, जरा दवा की शीशी देगी, यूं ही कुछ जुकाम सा हो रहा है बस। बाहर का दरवाज़ा खुला है। मम्मी सरसराती हुई आकर निढाल सी चेयर पर पड़ जाती हैं। मैं चुपचाप जाकर गैस पर चढ़े 3 कप पानी में 1 कप और डाल देती हूँ। पापा खुश होकर पूछते हैं, आ गई, कैसा रहा तुम्हारा? मम्मी बैग एक तरफ डालती, कानों से लंबे ईयरिंग उतारती, थकान और खुशी का एक साथ इजहार करती हुई बताने लगती हैं। अच्छा हो गया, बहुत अच्छा ही समझिए। वो सोन जूही सी सुबह उजासी आज फिर सुनानी पड़ी। बहुत डर रही थी, गला ज़्यादा ही खराब हो रहा था। सुबह से यही डर था कि पता नहीं ऊंचा खींच पाऊंगी या नहीं, पर बहुत पसंद किया लोगों ने। मितू, जरा ये ईयरिंग रखा मेरे ड्रॉअर में, बहुत लंबे हैं, कान दुख जाते हैं। मैं ईयरिंग लेती हुई पापा से पूछती हूँ, पापा आपकी चाय में अदरक काली मिर्च डाल दूँ? क्यों, क्या हुआ? फिर बगैर उत्तर मिले ही जल्दी से कहती हैं, हाँ हाँ डाल दो, मेरे में भी डाल देना, ना हो तो। मैं और अमित भी चाय का मग लेकर टेबल पर आ जाते हैं। मम्मी साड़ी बदल कर आती हुई कहती हैं, मीतू प्लीज़ मेरी इस वाली साड़ी में ज़रूर आयरन कर देना, लेकिन तुम्हें होमवर्क वगैरह तो नहीं करना है? हाँ, अपना हर्ज मत करना। फिर भी मेरा बिना जवाब सुने ही जोड़ती हैं, कहीं से लौटो तो कितनी थकान हो जाती है। ओह। 1 मिनट को चुप्पी छा जाती है। फिर अमित पूछता है, और सुनाओ मम्मी, तुम तो हिट हो गई हो, पर जो हूट हुए उनकी दर्द भरी दास्तां। मम्मी खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं, पर बताने से पहले एकदम जैसे कुछ याद आ गया हो रुक जाती हैं।
जल्दी से बैग अपने पास खींचती हुई कहती हैं, जरा रुक अमित, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी। फिर बैग में से एक लिफाफा निकालकर पापा की ओर बढ़ा देती हैं। ये लीजिए आज का चेक, अपने लिए एक अच्छी सी बुशर्ट और पैंट खरीद लाइए। आपके सब कपड़े पुराने हो रहे हैं। मैं अपनी व्यस्तता में इतना ध्यान भी नहीं रख पाती। उस दिन डॉक्टर पंकज और अश्विनी कुमार बैठे थे, तभी आप ऑफिस से आए। पैंट बुशर्ट दोनों ही एकदम झिल्ली सी लग रहे थे। मम्मी अपनी रॉ में कहती जा रही थी, और आपको नहीं मालूम, मैंने सबसे कह दिया है कि एग्जीक्यूटिव ग्रेड में है। सन चारों ओर जैसे राख की एक भरपूर तह बिछ जाती है। राख, सिर्फ राख। लेकिन पापा ने उस राख में से अपनी मुस्कुराहट का फूल उठा लिया है और मम्मी के हाथ से लिफाफा थामते हुए हंसकर उन्होंने कहा है, जरूर, व्यस्त रहते हुए भी मेरा कितना ख्याल रहता है तुम्हें। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सूर्यबाला जी की लिखी हुई पुरुष विमर्श पर एक कहानी, इसके सिवा। आशा है कहानी आपको अच्छी लगी होगी, या आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।